हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर अपने यूपीएससी 2027 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रज्ञान सीरीज के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खास टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। आज का ये सेशन हमारी प्रज्ञान सीरीज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है, जहाँ पर हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। आपने एग्जामिनेशन में देखा हुआ है कि यूपीएससी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, और आज के समय पर अगर हम भारत के उद्देश्य से बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। भारत में इसको लेकर नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, और यही वजह है ये आपका करंट अफेयर्स भी है और एक बेसिक टॉपिक भी है। तो आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि इंडिया अपने नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग किन किन बातों को देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सौर वोल्टाइक यानी कि बनाम सौर तापीय ऊर्जा के बारे में। आप जानते हैं आधुनिक समय में अगर नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे बेहतर और उत्तम स्रोत की बात की जाए तो वो आपका सूर्य है, यानी कि सोलर एनर्जी है। भारत ने भी सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो किया है वो इसी एनर्जी का किया है, और इसीलिए सौर फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय ऊर्जा यानी कि सोलर के थर्मल और सोलर की फोटोवोल्टाइक दोनों टेक्नोलॉजीज पर हम बात करेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम हो सके, इसलिए हम लोग बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहे हैं, और अभी तक कुल मिलाकर हमारे पास 4 पीढ़ी के बायोफ्यूल अवेलेबल हैं। ये बात अलग है कि अभी हम उपयोग केवल पहली पीढ़ी का कर पा रहे हैं, जिसे आप एथेनॉल कहते हैं। जैसे आपने सुना है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल, धीरे धीरे E100% एथेनॉल तक की कॉन्सेप्ट भी आने वाली है, और वो आपके प्रथम पीढ़ी के ईंधन के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के ईंधन से लेकर के चौथी पीढ़ी के बायोफ्यूल तक बात करने वाले हैं। साथ ही आप जानते हैं कि हमने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजीज़ को बहुत इम्प्रूव किया है, खासकर इंडिजिनस डेवलपमेंट यानी कि भारत में ही स्वतः संसाधनों से बनने वाली बैटरीज जो कि एनर्जी को स्टोर करने का बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। इसका कॉन्सेप्ट कई सारी बातों से जुड़ा हुआ है। हम उन सारे पहलुओं को भी देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से बैटरी की भंडारण प्रौद्योगिकी में विकास किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास। और अगर हम देखें सबसे पहले तो इसमें आता है आपका सौर फोटोवोल्टाइक, जिसको बोलते हैं हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक यानी कि पीवी शॉर्टकट में कहा जाता है। ये पीवी वही पैनल्स होते हैं जिनको आप सामान्य भाषा में सोलर पैनल्स कहते हैं, और इनको बनाने में मुख्य रूप से अर्धचालक सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे तौर पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे ही हम फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का मतलब है इनकी मदद से हम सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा को अपनी इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अगर हम इसके कार्य सिद्धांत की बात करें, आखिर कार्य कैसे करता है, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आकर गिरेगा। आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश में फोटोन नाम के कण होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कण भी कहते हैं, एनर्जी के कण भी कहते हैं। वो फोटोन जब आकर के इस सोलर पैनल के ऊपर गिरते हैं तो यहाँ सोलर पैनल में जो सिलिकॉन यानी हमने अर्धचालक का उपयोग किया है, उसके इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो इधर उधर गति करने लगते हैं। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह तो होगा ही। तो हमने इस प्रकार इसको निर्मित किया है। आखिर इसके अंतर्गत घटक कौन से होंगे, तो हमें सोलर पैनल रखना होगा जो कि एनर्जी बनाने का काम करेगा, लेकिन हमें साथ में एक इन्वर्टर भी रखना पड़ेगा जो एसी और डीसी के कन्वर्जन का काम करे। मान लीजिए हमारे सोलर पैनल एनर्जी बना रहे हैं, तो उस एनर्जी को हमें स्टोर भी तो करना है, और स्टोर हम बैटरी में करेंगे, और बैटरी में हमें एसी करंट को डीसी में, और जब यूज़ करना होगा तब डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हम इन्वर्टर का उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है बैटरी के वैकल्पिक प्रकार, यानी कि बैटरी कई सारे तरीके से यूज़ की जा सकती है, लेकिन आखिर यहाँ पर वैकल्पिक शब्द क्यों लिखा गया है, इसके पीछे एक कारण है। आज के समय में आप जानते हैं कि भारत सरकार सोलर पैनल को घरेलू स्तर पर लगाने के लिए बहुत बढ़ावा दे रही है। सरकार के द्वारा कई स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत अच्छी खासी अमाउंट में सब्सिडी
70% तक का सब्सिडी भी दिया जा रहा है। यहाँ पर दो शर्तें हैं। पहली शर्त, आप सोलर पैनल अपने घर की छतों पर लगवाएं और चाहें तो उससे बनने वाली ऊर्जा को उपयोग करें और जो सरप्लस एनर्जी बचे उसे आप बैटरी में स्टोर करके घर में ही रख लें, ताकि लाइट जाने पर या रात के समय पर यह आपका उपयोग कर सके। लेकिन दूसरा तरीका है ऑन ग्रिड सिस्टम को एक्टिवेट करना। सोलर पैनल आप घर पे लगाइए, दिन भर जो बिजली बने उसका आप उपयोग करिए, एक सरप्लस में जो एनर्जी बनेगी वो ग्रिड में चली जाएगी, नेशनल ग्रिड में, और ग्रिड से रात के समय पर वो आपको इसकी सप्लाई रिवर्स में भी देंगे और एक मीटर लगा होगा जो आपके द्वारा दी गई बिजली और आपके द्वारा प्राप्त की गई बिजली के खर्च को नोट करेगा। यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम भी ले सकते हैं और बैटरी भी लगा सकते हैं, इसीलिए आपका बैटरी जो है वो वैकल्पिक लिखा गया है। तो ये है आपका सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। नॉर्मली जो है हम इनको 2-3 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इनके लिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी खेती की ज़मीन है, लेकिन खेती की ज़मीन में हम ऐसा कुछ उगाते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत उगना चाहिए, ग्रीन हाउस के अंतर्गत आना चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े ग्रीन हाउस कर्टन लगा करके अंदर कुछ फलों की, कुछ सब्जियों की और कुछ फूलों की प्रजातियां उगाई जाती हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ उगा रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर धूप नहीं चाहिए, शैडो चाहिए, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम ज़मीन के ऊपर सोलर पैनल लगा दें। नीचे खेती करेंगे शैडो में तो ज़मीन भी बर्बाद नहीं होगी, ऊपर सोलर पैनल होंगे तो अच्छी खासी मात्रा में विद्युत सप्लाई देंगे। आज के समय में किसान इसका उपयोग करके पैसा भी कमा रहे हैं, नीचे एग्रीकल्चर कर रहे हैं और ऊपर से जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनके द्वारा जो है पर्याप्त मात्रा में बिजली सरकार को बेचते हैं और उससे पैसा लेते हैं। इसको बोलते हैं एग्री वोल्टाइक, एग्रीकल्चर सिस्टम में वोल्टाइक को लगाना। दूसरा है सरकार सोलर पार्क डेवलप कर रही है, जैसे आपने भाडला सोलर पार्क के बारे में सुना होगा जो इस समय बहुत ही फेमस है। सैटेलाइट से भी उसकी इमेज दिखती है जो इतना बड़ा है, और भारत में 2245 मेगावाट सबसे ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला भाडला सोलर पार्क है। तो बड़े बड़े क्षेत्र में सोलर पार्क। और तीसरा आता है घरेलू स्तर पर इसको लगाना, जिसको हम कहते हैं कि रूफ टॉप सोलर पार्क है ना। तो हम रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगा देंगे, घर की छत पर लगा देंगे। आइए देखते हैं आगे। तो ये आपके सोलर पैनल, इनसे लाभ क्या है? तो सोलर पैनल के द्वारा जो बिजली मिलती है ये स्वच्छ और नवीकरणीय है। स्वच्छ क्यों है? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बुरी गैस, प्रदूषित गैस या किसी भी प्रकार के प्रदूषित पदार्थ का उत्पादन नहीं हुआ है। तो ये स्वच्छ है और ये नवीकरणीय ऊर्जा भी कहलाती है। जब हम इसको छोटे रूफटॉप सिस्टम से लेकर बड़े सौर संयंत्रों तक स्थापित किया जा सकता है। घरों में लगाओ या फिर सोलर पार्क बना दो जैसा कि गवर्नमेंट बना रही है। इसके बाद आता है कि रखरखाव इसका कम है, एक ही बार आपको लगाना है, 20-25 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। बिखरे हुए डिफ्यूज्ड सूर्य प्रकाश में भी कार्य करता है, यानी कि जब बादल आ जाते हैं थोड़ा सा छन करके सूर्य का प्रकाश आता है, ये उस पर भी पर्याप्त कार्य करने की क्षमता रखता है और ये इसके कार्य की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। सूर्य के प्रकाश पर ये निर्भर करता है, ये इसकी सीमाओं में आता है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये करंट भी नहीं बनाएगा। ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होती है। जब तेज धूप होती है तो ये इतनी बिजली बनाता है कि शायद हम उसे खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी को भरकर रखना होता है भंडारण के लिए, और इसकी दक्षता लगभग 15 से 25% के आसपास होती है जो बिजली का उत्पादन करती है। तो ये हमारे नॉर्मल सोलर पैनल हैं। लेकिन अब इसी पर हम लोग बात करेंगे इसके एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सोलर थर्मल एनर्जी। तो देखो, सोलर एनर्जी का मतलब है डायरेक्टली तुमने सनलाइट का यूज़ किया हुआ है और सनलाइट के सोलर पैनल की मदद से तुमने बिजली बनाई है। लेकिन इस बार हम बिजली बनाने का तरीका कुछ अलग रख रहे हैं। यहाँ पर हम सोलर एनर्जी का तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट एनर्जी का यूज़ करना, हम वो भी यूज़ कर रहे हैं। कैसे? तो देखो, पहले मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। ये है आपका सोलर तापीय ऊर्जा, सौर तापीय ऊर्जा। तो देखो करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे देखो हमने ये बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं, यानी ये आपका कर्व्ड मिरर है लगा हुआ है। कर्व्ड मिरर का काम क्या है? गिरने वाली सनलाइट को एक जगह पे फोकस कर देना। चूंकि ये कर्व्ड है तो गिरने वाली लाइट रेस को एक जगह पे फोकस करेगा। तो देखो करना क्या है, ये अगर तुम्हारा कॉनकेव मिरर है तो एक जगह पे फोकस करेगा, और सामने ये हमने देखो एक पाइप लगा रखा है, ये एक पाइप लगा रखा है। अब होता क्या है,
ये जो पाइप है इसमें पानी है, ये जो पाइप है इसमें पानी है, तो इस पूरे ये जो पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, इसी पर आकर सनलाइट गिरेगी और वो सनलाइट का जो फोकस होगा ना वो इस पाइप पे आएगा। सनलाइट का फोकस अगर पाइप पे होगा और पाइप में पानी होगा तो पानी गर्म होगा, उबलेगा और भाप बनेगा, और जब ये पानी भाप के रूप में बदल जाएगा तो हम उस भाप को आगे लेकर जाएंगे और आगे ले जाकर हम उसकी टरबाइन चलाने में इस भाप का उपयोग करेंगे। और आप जानते हैं टरबाइन मानव के द्वारा खोजी गई सबसे शानदार चीज़ों में से एक है। टरबाइन चलेगी तो बिजली तो बनेगी, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पानी को उबालने और भाप बनाने में किया, फिर उसी भाप के दबाव से हमने क्या चलाई, टरबाइन को चलाया, और टरबाइन चलाने से हमने क्या बना ली, फाइनली बिजली बना ली। जनरेटर चलाएंगे और बिजली बन जाएगी हमारी। तो ये हमारा सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है, जो कि बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है एनर्जी को बनाने के पर्पस से। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। सूर्य के ताप का उपयोग करके पानी या द्रव को गर्म किया जाएगा, इसे भाप बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये पहला है सौर संग्राहक। दूसरा है हॉट फ्लूइड, इसमें हॉट फ्लूइड है। इसके बाद ये आपकी टरबाइन लगी हुई है, ये आपका जनरेटर लगा हुआ है, और टरबाइन और जनरेटर से जब हम भाप को गुजारेंगे तो ये आपका भाप इंजन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करेगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में है सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करना, द्रव या पानी को गर्म करना, भाप बनाना, भाप से टरबाइन को चलाना, और टरबाइन से जनरेटर बिजली का उत्पादन कर देता है। ठीक है, तो ये है सौर तापीय ऊर्जा। ये भी बड़ा नया कॉन्सेप्ट है और बहुत शानदार तरीके से फिलहाल काम कर रहा है। तो चलिए हम इसके कुछ मेजर पॉइंट्स को देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ऊष्मा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन या प्रत्यक्ष तापीय उपयोग के लिए किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा द्रव, द्रव से भाप, भाप से टरबाइन और टरबाइन से बिजली। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। पिघले हुए मॉल्टेन सॉल्ट में ऊष्मा संचरित की जाती है, जिससे रात में भी बिजली का उत्पादन संभव होता है। यानी आप चाहें तो इसको मॉल्टेन सॉल्ट में स्टोर भी कर सकते हैं भविष्य में, यानी कि रात के समय पर हम इसका उपयोग करें। फोटोवोल्टाइक प्रणाली की तुलना में ये अधिक दक्ष है, क्योंकि वो सिर्फ सनलाइट पे काम करेगी और ये सनलाइट प्लस रात दोनों में काम करेगी। औद्योगिक तापीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है, खास करके फैक्ट्रीज को चलाने के लिए। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी स्थापना में लागत अधिक रहेगी, इसमें अधिक भूमि की आवश्यकता होगी, तीव्र प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी ताकि पानी उबल पाए, और उदाहरण के तौर पर कंसंट्रेटेड सोलर पावर CSP संयंत्र इसके उदाहरणों में एक आता है। तो ये आपका सोलर थर्मल एनर्जी है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सीधे तौर पर बायोफ्यूल्स की कैटेगरी पर कि हमारे ईंधन के फ्यूल की कैटेगरी क्या है। अभी हम सोलर पैनल से जुड़े हुए कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन अगर हम पहले जैव ईंधन के बारे में देखें कि जैव ईंधन में क्या क्या आता है, तो आते हैं पहले फर्स्ट जनरेशन फ्यूल के बारे में। इसमें आती हैं आपकी खाद्य फसलें, इसमें आता है गन्ना, इसमें आता है मक्का, और इस पे आता है वनस्पति तेल। आज के समय में देखो इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल आप सुनते ही रहते हैं न्यूज़ में कि जो एथेनॉल है वो गन्ने से बनता है। गन्ने से तो बनता ही है, लेकिन उसका मुख्य स्रोत मक्का भी है। तो गन्ना और मक्का खाद्य फसलों के जो अवशेष है उनसे बनता है। जैसे एथेनॉल गन्ने से बना दिया, और बायोडीजल जो है वो खाद्य तेल की फसलों से बना दिया। तो एथेनॉल हो गया आपके पेट्रोल के लिए, और बायोडीजल हो गया आपको, जिसको आइसोब्यूटेनॉल के नाम से जाना जाता है, ये आपका बायोडीजल हो गया। बहुत आसान सी तकनीक है, पहले से व्यावसायिक स्तर पर उपयोग चल रहा है इनका, भारत में अच्छा खासा उपयोग हो रहा है। फूड वर्सेड फ्यूल इसकी समस्या के लिए ये बढ़ावा दे रहा है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप खाने पीने की चीज़ों से तेल बनाने लगोगे तो लोगों के पास खाने पीने के संसाधनों की कमी हो जाएगी, जो कि एक जायज़ बात भी है। यही इसकी सीमाओं में सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ पर भूमि और जल की अधिक आवश्यकता। आजकल आपने न्यूज़ में खूब सुना होगा कि एथेनॉल बनाने में 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 1000 लीटर पानी खर्च होता है। सही मायने में देखा जाए तो ये कम्प्लीटली एक फेक न्यूज़ होती है। 1000 लीटर तो नहीं, लेकिन हाँ, पानी अच्छी खासी मात्रा में खर्च ज़रूर होता है। पानी खर्च होता है, इसलिए पानी की कमी की संभावनाएं भी भविष्य में देखी जा रही हैं। लेकिन ये सब कुछ संभावनाओं के तौर पर है कि ये समस्याएं होंगी, और ये समस्याएं ज़्यादा विकराल रूप तब लेंगी
जब हम हमेशा इसी पर निर्भर रहेंगे। लेकिन पहले से हमने इसके ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। ये हमारा आज का बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आज भारत पहली जनरेशन के बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर पा रहा है। लेकिन हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग जनरेशन को भी डेवलप किया है जिससे कि हम इन समस्याओं को भी सॉल्व कर सके। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो ये आपका पहली जनरेशन का है। कैसे काम करेगा? खाद्य फसलें, शर्करा की फसलें, वनस्पति तेल वाली फसलें, इनका उपयोग किया। इनका हमने किण्वन और तेल का निष्कर्षण किया, जैव ईंधन, एथेनॉल और बायोडीजल का उत्पादन किया और इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में सीधे तौर पर किया जाएगा। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि बायो एथेनॉल कहाँ से बनता है? गन्ने से, मक्के से, गेहूं, चुकंदर आदि से प्राप्त एथेनॉल जिसे पेट्रोल में मिलाकर E10, E20 उपयोग किया जा रहा है। बायोडीजल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये सोयाबीन, रेपसीड जिसको आप कैनोला भी कहते हैं, पाम तेल, जेट्रोफा आदि से प्राप्त किया जाएगा जिसे डीजल में मिलाकर B5 या B20 उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे सामने इसके उदाहरणों में आता है पहली जनरेशन का बायोफ्यूल। इसी प्रकार आ जाते हैं कि हमने आखिर सेकेंड जनरेशन में क्या बेहतर किया। तो जैसा मैंने कहा कि हमेशा अगर हम पहले पर निर्भर रहें तो जल की समस्या, भोजन की समस्या जेन्युइन है। लेकिन चूंकि हम उसके ऑप्शन पहले से तलाश रहे हैं इसलिए कोई गंभीर मामला नहीं है और हमने अपने सेकेंड जनरेशन, दूसरी जनरेशन में पहुंचे हैं हम। यहां पर हम खाने पीने की चीजों की बजाय गैर खाद्य जैविक अवशेष का यूज करेंगे। तो देखो सारी कहानी पलट दी ना। पिछला खाने पीने की चीजें थी, इसमें हमने बिना खाने पीने की चीजें लेना शुरू किया। लेकिन किसका? अवशेषों का उपयोग, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम में जो बेकार हो जाने वाला पदार्थ है हम उसका यूज करेंगे, वेस्ट का यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेस्ट टू वेल्थ। जैसे इसमें कृषि में बचे हुए अपशिष्ट हैं। हमारे सामने कोई फसल है, हमने उस फसल से उत्पादकता प्राप्त करी, खाने पीने की चीज़ों को प्राप्त किया। खाने पीने की चीज़ों से जो बचा, यानी खेतों में जो रेसिडुअल बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, हम उसका उपयोग करेंगे। जिसमें सबसे फेमस तो आपका पराली होता है। लोग जला देते हैं और उसकी वजह से कितना प्रदूषण होता है, नए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो बेहतर है कि हम उस पराली का उपयोग करें और किसका उपयोग भी करें? भूसा का उपयोग भी करें। ठीक है, तो यहां पर हम लोग भूसा का उपयोग भी करेंगे। अगले पर आते हैं। इसमें आता है आपका उदाहरण सेल्यूलोजिक एथेनॉल। यहां पर एथेनॉल तो है लेकिन कैसा है? सेल्यूलोजिक है। अब अगर इसके लाभ की बात करें तो खाद्य फसलों से प्रतिस्पर्धा इसकी नहीं रहेगी। खाद्य फसलों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। कृषि के जो अपशिष्ट हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, तो अपशिष्ट पदार्थों से जो प्रदूषण होता है हम उसको भी रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सीमाएं हैं। अभी ये तकनीक क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि ये तकनीक बड़ी महंगी है ना। लेकिन आने वाले समय में हम इसको विकसित जरूर करेंगे। क्योंकि डेवलप्ड तो है, हमें इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। साथ में इसमें प्रोसेसिंग जो है थोड़ी सी जटिल है। लेकिन अगर हम तकनीक को विकसित कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इस काम को भी बेहतर कर पाएंगे। ठीक, अब लोगों ने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुमने यहाँ पर वेस्ट मटेरियल वगैरह यूज करना शुरू कर दिया, तो देखते हैं सेकेंड जनरेशन में क्या क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कच्चा माल लेंगे, जैसे कि कृषि के अवशेष हो गया, वानिकी के अवशेष हो गया, यहाँ पर घास हो गई, लकड़ी हो गई, कचरा हो गया। हम इनका प्री ट्रीटमेंट करेंगे, यानी हम इनका थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, छोटे भागों में तोड़ेंगे। उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। एंजाइम और रसायन के द्वारा इसको जटिल सेल्यूलोज में बदला जाएगा। इसके बाद हम इसका फर्मेंटेशन करेंगे, यानी किण्वन करेंगे, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा को ईंधन के रूप में बदलेंगे। और इसके बाद हम शोधन या प्यूरिफिकेशन करेंगे ताकि हमें सेकेंड जनरेशन का परफेक्ट फ्यूल मिलकर तैयार हो जाए। जब हमें ये सेकेंड जनरेशन के परफेक्ट फ्यूल मिलकर तैयार होते हैं तो इससे क्या क्या चीज़ें आती हैं? खाद्य फसलों के लिए प्रतिस्पर्धा तो कम हो ही रही है। ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में कमी, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। पेट्रोल और डीजल इन्वायरमेंट पोल्यूशन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हम उसको कम करेंगे। साथ ही साथ कचरे को अवशेष के रूप में बदलना, जिसे मैंने कहा वेस्ट टू वेल्थ, है ना।
सेलुलोजिक एथेनॉल ये कृषि के अवशेष से बनता है और इसी से बनता है आपका एडवांस बायोडीजल। तो हम यहाँ पर पेट्रोल के लिए और डीजल दोनों के ऑप्शन ढूंढने हैं हमें, हम दोनों पर काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए ये तो हो गया आपका सेकेंड जनरेशन, लेकिन हमने और एक जनरेशन पर काम करना शुरू किया जो सेकेंड से भी बेहतर होगा। देखते हैं क्या है। हमने तीसरी जनरेशन के पीढ़ियों को उपयोग किया। अब यहाँ पर एक ही समस्या थी। तो पहली समस्या थी हमारी फर्स्ट जनरेशन में कि खाना पीना और पानी के रिसोर्सेस पर ज़्यादा बर्डन है, हमने दूसरे में सॉल्व कर दिया। लेकिन दूसरे में हम कृषि के अवशेषों पर ही निर्भर कर रहे हैं। एक बात बताओ, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले समय में शायद और ही बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर ये डिमांड बढ़ रही है तो केवल कृषि के अवशेषों से इसको पूरा करना थोड़ा कठिन है। यही एक वजह है कि हमने यहाँ पर किसका उपयोग किया, तीसरी जनरेशन के ईंधन का उपयोग किया। और तीसरी जनरेशन के उपयोग में हमने स्रोत किसको लिया, एल्गी। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो सजीव सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, वो शैवाल हैं। इसका मतलब ये है कि जिनकी संख्या पृथ्वी में सर्वाधिक है, हम उससे फ्यूल बनाएंगे तो फ्यूल उत्पादन की मात्रा ज्यादा होगी जो बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के काबिल होगी। तो हमने शैवालों पर निर्भरता करी। अब ये ना तो अवशेष है और ना तो कोई खाने पीने वाली चीज है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। तो शैवाल पर आधारित बायोडीजल बनाएंगे हम यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं एल्गल बायोडीजल। फायदा क्या है, इससे अधिक उत्पादन की क्षमता होगी जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर में भी उगाया जा सकता है, क्योंकि आपने सुना है एल्गल ब्लूम के बारे में। एल्गल ब्लूम जैसे कोई तालाब है, तालाब का पानी स्वच्छ है, लेकिन अगर उस पर किसी फैक्ट्री, नदी, नाले में कुछ मिलाने लगे हम, यानी एक तालाब के पानी में अगर हम फैक्ट्री या नाले का पानी मिला दें तो प्रदूषित हो जाएगा। और जब प्रदूषण होता है तो पूरा एल्गी से भर जाता है। आपने देखा होगा तालाब जिसमें ऊपर से पूरी हरी चादर होती है, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और ये सिंबल है कि उस तालाब का पानी बहुत ही गंदा है। लेकिन जिस एल्गी का हमें उपयोग करना है उसको हम उगा सकते हैं इसी अपशिष्ट में, और उगा सकते हैं, और ये पानी की प्यूरिफिकेशन में भी हमारी मदद करेंगे। तो एक तरफ उग करके पानी का शुद्धिकरण और दूसरी तरफ हमें फ्यूल भी दे रहे होंगे। कृषि भूमि की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, यानी हमारी कृषि इससे बिल्कुल अनटच्ड होगी। उत्पादन लागत इसकी अधिक है, यही एक वजह है कि भारत में अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर डेवलप नहीं है। तकनीक अभी विकास के चरण में है, यानी हम प्रयोगात्मक क्षणों पर इसके परिणाम देख रहे हैं। आने वाले समय में ये हमारे दैनिक जीवन में भी काफी बेहतर उपयोगी हो जाएगी। ठीक है। तो ये है आपका 3G यानी थर्ड जनरेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइक्रो एल्गी, सूक्ष्म शैवालों का उपयोग करेंगे। तो देखो क्या करना है, शैवालों की खेती करना है, कटाई करना है यानी हार्वेस्टिंग करना है, फिर इनकी डी वाटरिंग करना है यानी कि हम इनको प्रोसेस करेंगे। इसके बाद आता है हम इनसे तेल का निष्कासन करेंगे, फिर हम इनका परिशोधन करेंगे यानी रिफाइनिंग करेंगे, और इसके बाद हमें 3G का फ्यूल प्राप्त हो जाएगा। कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, शैवाल पर आधारित जो बायोडीजल है जैसे कि क्लोरेला, नैनो, क्लोरोपीडिया और आपके विभिन्न प्रकार के शैवाल, इनसे तेल निकालकर बायोडीजल बनाया जाएगा। शैवाल आधारित पर ईंधन जो बनाया जा सकता है वो जेट इंजन भी है, यानी हम हवाई जहाज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और शैवाल पर आधारित बायोएथेनॉल भी बनाया जा सकता है, और बायोएथेनॉल पेट्रोल के लिए होगा। तो पेट्रोल, डीजल और यहाँ एक नया ऐड हो गया, वायुयान के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तो थर्ड जनरेशन का फ्यूल बहुत ही शानदार है। लेकिन अब हम आते हैं अगले पर। अब एक बात आती है कि चलो, जब लोगों के दिमाग में ये बात आई, साइंटिस्टों ने सोचा कि हम शैवाल का उपयोग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया भी तो है। बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया किसी भी पौधे या जंतु में मन चाहे परिवर्तन कर सकती है, वांछित गुण को प्राप्त किया जा सकता है जीन परिवर्तन से। तो क्यों ना हम इन शैवालों में भी कुछ मैनिपुलेशन करें और इन शैवालों को इस काबिल बना दें कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराएं। तो एक तरफ प्राकृतिक शैवाल से प्राप्त करना है तो 3G हुआ, लेकिन अगर हम शैवाल में ही आनुवांशिक परिवर्तन करके इसे और बेहतर कर दें ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के परफेक्ट एग्जाम्पल यूज में आ जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अपने चौथे
चतुर्थ पीढ़ी के बायोफ्यूल के बारे में, 4G। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम सूक्ष्मजीव और शैवाल। हम यहाँ पर सूक्ष्मजीव और शैवाल को जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, अपने हिसाब से डेवलप करेंगे और फिर उनसे प्रोडक्ट बनाएंगे। खास बात क्या है कि इसमें कार्बन कैप्चर की क्षमता होगी। देखो, ईंधन का उत्पादन तो हो ही रहा है, लेकिन कार्बन कैप्चर का मतलब है कि जितना भी कार्बन प्रोड्यूस होगा या CO2 प्रोड्यूस होगा या वायुमंडल में जो CO2 है, ये उसको भी अवशोषित कर लेंगे। तो हवा का शुद्धिकरण और ईंधन का उत्पादन दोनों होगा। इससे लाभ क्या है, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कार्बन में कमी आएगी और उच्च दक्षता, ज्यादा मात्रा में ये हमें प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया ही इसी आधार पर है। इसकी सीमाओं में क्या आता है, यह भी अनुसंधान के चरण में है, क्योंकि आनुवांशिक परिवर्तन जब भी किया जाता है उसे एक लंबे ट्रायल से गुजरना पड़ता है, ताकि ये इन्वायरमेंट या किसी के स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसान तो ना दे। तो अभी हम इस पर क्या कर रहे हैं, अनुसंधान। तो ये हमारा डेवलपिंग फेज में है, लेकिन डेवलप होने के बाद सबसे शानदार टेक्नोलॉजी में यही आता है। नैतिक और नियामक रेगुलेशन चुनौतियां हैं, क्योंकि आप जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को एक्सेप्ट करने में एक लंबा ट्रायल, लंबा समय लगता है, और वही इसके बीच सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको भी पार करेंगे। ये आपका 4G यानी कि चौथी पीढ़ी का ईंधन, जो कि सबसे शानदार है। तो हम यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का चयन करेंगे, इनमें आनुवांशिक परिवर्तन करेंगे, आनुवांशिक परिवर्तन करके इनको और बेहतर बनाएंगे। फिर हम इनको उन्नत संवर्धन प्रणाली पर लेकर जाएंगे, यानी जहां पर हम इनका कल्टीवेशन कर सकें, ग्रो करा सकें। फिर हम इससे बायोमास का निष्कासन करेंगे, फिर हम इसका प्यूरिफिकेशन वगैरह करेंगे, और अंत में हमारे सामने ईंधन मिल जाएगा। उपयोग क्या क्या है, शैवाल पर आधारित बायोडीजल मिलेगा, दूसरा शैवाल पर आधारित हमें जेट ईंधन मिलेगा, उन्नत रूप का बायो एथनॉल हमें मिलेगा, और अन्य उन्नत बायोफ्यूल। यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई कि और भी कई तरीके के बायोफ्यूल हमको मिल सकते हैं, इसी पर अभी शोध जारी है। तो ये हमारी चौथी पीढ़ी का ईंधन है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने भारत सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में। भारत सरकार की योजनाएं हम जो पढ़ेंगे वो हमारे ऊर्जा के क्षेत्र के लिए हुई। तो हमारे सामने ऊर्जा को लेकर के पहला सोलर है और दूसरा हमारा बायोफ्यूल है। ये दो इस समय भारत में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। एक और बात, बायोफ्यूल को बढ़ावा देना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम CO2 के उत्पादन में कमी कर सकें, है ना। आप जानते हैं नेट जीरो टारगेट 2070 के बारे में। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम अपने कार्बन उत्पादन को शून्य कर देंगे, और उसे प्राप्त करने में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहले कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन मिनिमम करना है। इसीलिए सोलर एनर्जी सबसे बढ़िया उपाय नजर आता है, उसे बढ़ावा देना। और दूसरी तरफ जितना भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, इसको परिवर्तित करना है, क्योंकि इसके द्वारा भी अच्छा खासा कार्बन प्रोड्यूस होता है, उसका रिप्लेसमेंट बायोफ्यूल है। तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट की योजनाएं। तो भारत सरकार की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहले आता है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। वर्ष 2010 में इसको स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत इसका प्रारंभ हुआ। हमने इसका प्रारंभिक लक्ष्य जो रखा वो 2020 में रखा, 20 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। संशोधित लक्ष्य के अंतर्गत हमने 100 गीगावाट इसको बदल दिया, जिसमें हम 40 गीगावाट एनर्जी को रूफटॉप से बनाएंगे, यानी घरों में लगाकर बनाएंगे, और 60 गीगावाट बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों से बनाएंगे। 2025 तक लगभग 100 गीगावाट की क्षमता हमारी प्राप्त हो चुकी है, यानी हमने इस टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो ये है हमारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। अगला आता है, हमने इसको लेकर के एक दीर्घकालिक लक्ष्य फिर से बढ़ाया, और ये लक्ष्य हमारे 2030 तक का है, जिसमें हम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को विकसित करेंगे, जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल 500 गीगावाट। बट यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर लैंग्वेज में आपके सामने लिखा गया है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये नॉन फॉसिल फ्यूल होगी। इसमें केवल सोलर नहीं आता, इसमें आपकी सोलर एनर्जी तो है ही, इसमें आपकी सोलर एनर्जी तो है ही, यानी कि सनलाइट। तो हम इसमें सनलाइट का यूज करेंगे,
हम इसमें एयर का भी यूज करेंगे और हम इसमें वाटर का भी यूज करेंगे, है ना। तीनों का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करना, हवा से पवन चक्की को चलाना और पानी से टरबाइन को चलाना। तीनों से जो ऊर्जा मिलती है वो आपकी गैर जीवाश्म ऊर्जा है। तो इन सभी को मिलाकर हमें 500 गीगावाट एनर्जी को डेवलप करना है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे प्रमुख रहने वाली है। तो ये 2030 तक का भी टारगेट है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो भारत इस लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर चुका है। ठीक है, आगे आते हैं कि आखिर सरकार इसको बढ़ावा कैसे दे रही है। तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है सब्सिडी और कर का प्रोत्साहन देकर, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद का दायित्व करके, जैसे कि हमने कहा कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम भी ले सकते हैं, घरेलू विनिर्माण यानी घरों में अगर डोमेस्टिक लेवल पर हम सोलर पैनल का बढ़ावा देंगे तो हर घर अपनी बिजली की जरूरतों को खुद ही पूरा कर पाएगा। नेशनल ग्रिड पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोलर पार्कों का विकास करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो ये हमारी पहली योजना है। इसके बाद आप जानते हैं कि घरों में सोलर पैनल लगाने को लेकर सबसे बड़ी योजना जो चल रही है ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसका उद्देश्य है घरों में रूफटॉप सोलर पैनल को बढ़ावा देना। लक्ष्य है 1 करोड़ परिवारों को लाभ देना और प्रति माह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली, 40% की सब्सिडी और आसान ऋण सुविधा। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इजी लोन पास करा सकता है, ईएमआई पे इसको लगवा सकता है, सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी और हर कोई 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेगा। कैसे? दिन में जो बिजली बनेगी उसे आप अपने लिए उपयोग करो और रात के समय में 300 यूनिट सरकार की तरफ से आप ले लो, क्योंकि आपने ग्रिड में भेजा होगा तो बदले में आपको 300 यूनिट प्रति माह फ्री मिल जाएगी। और 300 यूनिट बिजली बहुत है, 300 यूनिट जो बिजली है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, लक्ष्य की बात करें तो बैंक ऋण में देरी या कुछ राज्यों में धीमी भागीदारी इसके पीछे एक कारण है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये सब कुछ लगभग ठीक ठाक ढंग से पूरा हो रहा है। लोग घरों में रूफटॉप पैनल को खूब बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल आप कहीं भी निकल जाइए, किसी भी शहर में, हर तरफ आपको लोगों के घर पर ये लगे हुए मिलेंगे। तो बहुत शानदार ढंग से चलने वाला ये प्रोग्राम रहा। लेकिन इसके बाद हम आते हैं अगली योजना जिसको हम कहते हैं पीएम कुसुम योजना। सोलर पैनल घरों पे लगाएंगे तो रूफटॉप वाला था, लेकिन कृषि के लिए, जैसे हम जानते हैं कि हमें कृषि में सिंचाई वगैरह करनी है, मोटर पंप वगैरह चलाना होता है, तो इस मोटर पंप को चलाने के लिए तो हम बिजली माध्यम से ही लेते हैं, सरकार से ही लेते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि आप पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि क्षेत्र का सौरकरण कर सकते हैं, है ना, जो कि मैंने अभी आपसे बताया था। तो कृषि के क्षेत्र में सोलर पैनल लगाओ, इसी से अपनी मोटर चलाओ और सिंचाई और कृषि को बढ़िया करो। फायदा क्या है? सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप स्थापित किए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण सौर संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे, डीजल की खपत में कमी होगी क्योंकि अभी तो जनरेटर चलाओ, इंजन चलाओ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसानों की अतिरिक्त आय में वृद्धि हो जाएगी। जो एडिशनल एनर्जी बचे उसे गवर्नमेंट को बेच दो और फायदा ले लो। या ये भी कह सकते हो कि अगर हमारा खर्च कम हो जाएगा तो किसानों की आय में वृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो ये भी हमारे सामने एक योजना आती है जिसको हम पीएम कुसुम योजना कहते हैं। और लास्ट है सोलर पार्क योजना। वैसे तो सरकार इसमें खुद ही बड़ी ज़मीनों को ले रही है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास भी एक बड़ी ज़मीन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है तो वो भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट, कुछ सरकार की तरफ से बेनिफिट, सब्सिडी, दोनों का उपयोग करके सोलर पैनल लगा सकता है। इसमें कहा जाता है कि हम बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पार्कों का विकास करेंगे। भारत में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना, जिसमें देखिए भाडला का नाम सबसे पहला है, वेरी फेमस है भाडला सोलर पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा बड़ा क्षेत्र है, देखो लाइन से लगे हुए हैं, सोलर पार्क बना दिए जाएंगे। अन्य नीतियों में अगर हम लोग बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, फॉरेन फंडिंग ली जा सकती है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है। वैलिडिटी गैप फंडिंग यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दी जा सकती है। यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है कि आप एक बार में पैसा ना देकर उसे मल्टीपल टाइम में भी दे सकते हैं। सौर विनिर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना भी है, इसके द्वारा इंसेंटिव प्राप्त करने की योजनाएं भी बनाई गई हैं।
अब आते हैं हम लोग अपने आखिरी भाग के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, यानी एडवांस बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। देखो, आज के समय में बैटरी कई सारे मायनों में खास है। मैंने कहा था कि ये कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो देखो, हमने सीधे तौर पर यह देखा कि एनर्जी के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता है कार्बन के उत्पादन को कम करना। कार्बन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कोयला। लगभग 50 से 60% भारत की बिजली का उत्पादन आज भी कोयले से होता है और बहुत ज़्यादा कार्बन उत्पादित होता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये कार्बन का उत्पादन अगर हमें घटाना है, तो इस कार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए हमें किसी भी तौर पर कम करना पड़ेगा कोयले का उपयोग। तो बिजली बनाने के लिए पानी, यानी कि टाइडल वेव्स का इस्तेमाल, समुद्री पानी का इस्तेमाल, टरबाइन चलाने में, ऐसे ही बांध बनाकर, हवा चलाकर, पवन चक्की के द्वारा, या फिर अन्य किसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रक्रमों का उपयोग किया जा सकता है। सोलर पैनल इसमें सबसे खास है। हमने वो क्षेत्र कवर किया। दूसरा आता है कि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल से भी उत्पादित हो रहा है कार्बन, उसके लिए बायोफ्यूल का उपयोग है। लेकिन आप देख रहे हैं बायोफ्यूल का मुद्दा आज भारत के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। चारों तरफ आप न्यूज़ में कुछ पॉजिटिव बातें सुनते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें सुनते हैं, बराबर हैं दोनों चीज़ें। यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि जो सबसे फायदेमंद तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन के बायोफ्यूल हैं, अभी विकासशील प्रगति के दौर पर हैं, यानी अभी विकसित हो रहे हैं, और जो विकसित हैं उनको लोग अपना नहीं रहे हैं। उसके लिए अपनी कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो वो सब एक ऐसा विषय है जो आने वाले समय में बेनिफिट तो देगा, डायरेक्टली नहीं देगा, लेकिन इसका सीधे तौर पर एक रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है कि क्यों ना हम गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल की हैं उनको ईवी कर दें। हमें सीधे तौर पर ये एक रिजल्ट दिखता है, जिसको अपनाने में कुछ चुनौतियां तो हैं, लेकिन ये बायोफ्यूल के जितनी गंभीर तो नहीं है। बस लोगों को ये लगता है कि बैटरीज की कार लॉन्ग ड्यूरेशन की नहीं होंगी, पावर ज़्यादा नहीं होगा, चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम है। चुनौतियां हैं अपने स्तर पर, लेकिन बायोफ्यूल और बायोडीजल की तुलना में ये हमें ज़्यादा आसान उपाय लगता है। तो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के उपयोग की बजाय सीधे तौर पर ईवी गाड़ियों का उत्पादन। लेकिन आज के दौर पे अगर हम देखें तो भारत में ईवी गाड़ियों में जो बैटरी लगाई जाती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसे बनाने के लिए भी हमारी निर्भरता जिन सामान पर है वो विदेश से आता है। यानी दोनों समस्याएं, फॉरेन से सामान लाना, चेन सप्लाई में इंटरप्शन होता है, और दूसरा उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि जो गाड़ी 10 लाख रुपए में मिलनी थी वो पेट्रोल में 10 लाख में है, लेकिन वही गाड़ी जब आप ईवी फॉर्मेट पर लेते हैं तो वो लगभग 5 लाख रुपए और महंगी हो जाती है। अब भारतीय समाज के लिए ये बात अच्छी नहीं है ना, जहां पर ज्यादातर परिवार एवरेज होते हैं, और यही वजह है कि हमें बैटरीज की प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है। तो देखते हैं आखिर हमने बैटरीज में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, कैसे हम बैटरी की लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भरता का विकास करें ताकि भारत में ही बैटरी बने, रिसाइकलिंग प्रोसेस को बढ़ावा दिया जाए। तो इन सभी पर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी आज के समय में विकसित तकनीक, जिसको कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो हम आज के समय में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, जो अभी भारत में चल रहा है। यहाँ पर यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर सवाल पूछा हुआ है कि जो इस लिथियम आयन बैटरी का एनोड होता है वो किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। लेकिन इसका जो कैथोड होता है वो लिथियम धातु के ऑक्साइड के द्वारा बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में लिखे गए स्टेटमेंट है जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे, एनोड बनता है ग्रेफाइट का, कैथोड बनता है लिथियम धातु का। दोनों के मध्य में एक इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड भरा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में मदद करता है। ये इस बैटरी की अच्छाई भी है और यही बुराई भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट अगर इसका रिसाव हुआ तो बैटरी फट जाती है, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। यही एक वजह है, लिक्विड होने के कारण इसमें डिस्चार्ज होने के समय लिथियम एनोड कैथियम एनोड की ओर चले जाते हैं, और चार्जिंग के समय पर यही आयन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट याद रखेंगे। जब हम बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं तो जो लिक्विड में प्रेजेंट आयन है वो कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, और जब डिस्चार्ज हम उसका उपयोग करते हैं तो यही आयन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। फ्लो याद रखना है आपको। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं? इसका ऊर्जा घनत्व लगभग 150 से 250
ये पर किलोग्राम के हिसाब से वेटेड में लिखा गया है। ऐसे ही हल्की और कॉम्पैक्ट है, यानी कि बहुत बड़ी बैटरीज नहीं है, बड़ी छोटी बैटरी हैं। भारत में इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप्ड है और लगभग 90 से 95% एनर्जी हम इसका यूज कर लेते हैं। सीमाओं की बात करें तो इसमें सबसे गंभीर समस्या ज्वलनशीलता है, जो कि तरल इलेक्ट्रोड की वजह से आती है और इसकी वजह से बैटरीज में ब्लास्ट या आग लगने की चुनौतियां हैं। आग लगने का जोखिम है। लिथियम और कोबाल्ट महंगे होते हैं। कच्चे माल के आयात पर निर्भरता है, क्योंकि हमें बाहर से लाना पड़ता है। समय के साथ क्षमता में कमी आती है, यानी बैटरी जैसे जैसे पुरानी होने लगती है उसकी कैपेसिटी और वैल्यू घटने लगती है। लेकिन इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में, स्मार्टफोन और लैपटॉप वगैरह में, और ग्रिड ऊर्जा भंडारण में, जो कि सोलर पैनल के साथ थी। तो हम इन सभी में इसका उपयोग कर रहे हैं और ये है आपकी लिथियम आयन बैटरी, जो आपको सामान्य तौर पर देखने को मिलती है आज के समय पर। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बैटरी को थोड़ा सा बदलें, और हमने बदल कर एक नई बैटरी विकसित की है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट बैटरी। पहली बैटरी में सबसे गंभीर चिंता क्या है? डिस्चार्ज हो जाना। रखे रखे अपने आप चार्जिंग उतर जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? फ्लेमेबिलिटी, आग लगने का खतरा है, क्योंकि अंदर द्रव है। इसीलिए हमने इसको सॉलिड स्टेट कर दिया, इसमें कोई द्रव है ही नहीं। आग लगने का खतरा खत्म। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, एक बार चार्ज कर दो इसकी बैटरी कभी उतरती नहीं है। आपके घर पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें लिथियम आयन बैटरी है। अगर आप 10 दिन उपयोग ना करो तो उसमें चार्जिंग जो रहेगी वो अपने आप घटेगी। कार घर में खड़ी कर दीजिए, महीनों मत चलाइए, अगले दिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी उतर जाती है। लेकिन मार्केट में जो घड़ियों में लगाने के सेल आते हैं, सॉलिड स्टेट होते हैं, कोई द्रव नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 2 महीने रखे भी रहो तब भी लगाओगे तो वो फुल चार्ज रहेगा। जब तक यूज नहीं करोगे तब तक चार्जिंग नहीं जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहां पर एनोड किसका बना हुआ है? एनोड यहां पर लिथियम और कुछ डिजाइनों में अलग अलग तरीके का, लेकिन लिथियम धातु का। वहां किसका था? ग्रेफाइट का। यहाँ पे कैथोड भी लिथियम आयन बैटरी के समान है। तो कैथोड तो एक जैसा, लेकिन एनोड हमने बदल दिया और इसमें इलेक्ट्रोलाइट, ठोस इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हम सिरेमिक या पॉलीमर कहते हैं। यहाँ पर द्रव नहीं है। लिथियम आयन तरल के बजाय ठोस माध्यम से गुजरते हैं और ये इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। लाभ क्या है? ज्यादा सुरक्षित हो गई है, क्योंकि ज्वलनशीलता नहीं है। अधिक ऊर्जा घनत्व होगा 300 से 500। तेज चार्जिंग की क्षमता होती है और लंबा जीवन काल होता है, तो हमने लाइफ को बढ़ा दिया, ये पहली बात है। लेकिन इसमें निर्माण की लागत बड़ी ज्यादा आती है, महंगी बैटरीज हैं। तकनीक अभी विकास के चरण में है, भारत इसको विकसित कर रहा है, लेकिन रिप्लेसमेंट डेवलप हुआ। इंटरफेस की स्थिरता है, यानी कि अभी इंटरफेस स्टेबिलिटी है कि किस तरीके से हम इसको उपयोग करेंगे। तो ये आपकी सॉलिड स्टेट बैटरी है। अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहन, यानी अब के बाद जो आएंगे, वो इसी पर बेस्ड होंगे। एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है। आइए देखते हैं अगली तीसरी बैटरी के बारे में। ये जो तीसरी बैटरी है इसको हम कहते हैं सोडियम आयन बैटरी। हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है, भारत में ही निर्भरता रखनी है। तो यहाँ पर हमने सोडियम आयन बैटरी का विकास किया। इसमें जो एनोड है ये हाई कार्बन का बना होता है, हार्ड कार्बन, नॉर्मल कार्बन हमारे पास मिलेगा ही। कैथोड की बात करें तो सोडियम धातु ऑक्साइड का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर सोडियम लवण आधारित तरल इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर भी तरल है, लेकिन वहां की तुलना में यहाँ सोडियम का उपयोग हो रहा है। सोडियम आयन लिथियम आयन बैटरी की तरह ही कार्य करता है, यानी कि ये आपकी लिथियम आयन बैटरी का एक रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच आवागमन करते रहते हैं सोडियम और लिथियम के आयन, उसी से चार्जिंग डेवलप होगी। सोडियम प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है और सस्ता है, इसलिए ये लिथियम का रिप्लेसमेंट है। बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए ये सबसे उपयुक्त है और कम तापमान पर भी बेहतर प्रदर्शन करता है। कम ऊर्जा घनत्व जरूर है, लेकिन पहले लिथियम का भी तो कम ऊर्जा है, यहां से हम लेकर चलेंगे तो रिप्लेस तो करेंगे और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर डेवलप हो जाएंगे। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक भारी हो सकती है ये बैटरी, और तकनीक अभी उभरते हुए चरण में है, लेकिन जिस दिन ये डेवलप होकर भारत में उपयोग होगी, हम कैथोड एनोड के मटेरियल्स को खरीदने के लिए विदेशी निर्भरता पर कम हो जाएंगे। ग्रिड ऊर्जा के भंडारण की क्षमता इसमें होती है बैकअप पावर सिस्टम के तौर पर। जैसे हम लोग अपने घर में इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं,
ये वहां पर उपयोग की जा सकती है। तो ये है आपकी कुल मिलाकर के सोडियम आयन बैटरीज। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। संबंधित भारत से संबंधित प्रमुख विकास के बारे में बात कर लें तो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एसीसी कहते हैं। इसके लिए पीएलआई योजना के माध्यम से घरेलू बैटरी को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यानी घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना। लिथियम आयन गीगा फैक्ट्रीज की स्थापना पर विशेष ध्यान देना, यानी लिथियम को भी भारत में एक्सक्रेशन करना। CSIR और IITs द्वारा सोडियम आयन बैटरी पर अनुसंधान जारी है। फेम योजना जो कि बड़ी फेमस रहती है के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन को बढ़ावा देना है, यानी हमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता बढ़ानी है। पेट्रोल और डीजल को घटाना है। लिथियम और कोबाल्ट के आयात पर निर्भरता को कम करना है, चूंकि अभी ये हमारी चुनौतियां हैं, हमें इसी को कम करने की ज़रूरत है। बैटरियों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग को करने की ज़रूरत है। खनन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है, ये भी हमारी चुनौती है। अगली पीढ़ी की बैटरियों की उच्च लागत, यानी आगे लागत ज़्यादा होगी लेकिन हाँ समय ज़्यादा रहेगा, ड्यूरेशन ज़्यादा है, कंपैक्टिबिलिटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है लेकिन उपयोगिता इसको सस्ता बनाती है। तो हमारे लिए इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो ये हमारे लिए बैटरी से संबंधित सारी जानकारी। और अंत में आप सबके लिए एक अभ्यास प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन ठीक ठाक ढंग से टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर देना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हरित हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप एक बार इसको पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने कहा था कि सर वीडियो के अंत में जब क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा साइड में हट जाया करिए, तो मैं साइड में हट जाता हूँ और एक बार आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। क्लियर? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रज्ञान सीरीज के अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।